ये लीज रेंटल कैलकुलेशंस हैं फाइनल्स के लिए, जो हमने पहले मिड में किया था। ये सेम उसी तरह है। इसमें जो बस इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं कि आप ग्रेस पीरियड दे देते हैं, बलूनिंग करते हैं या फ्रंट बलूनिंग कर लेते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा फार्मूला है उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। बाकी वो मिड से पहले जो हमने रेंटल इन एरियर कैलकुलेट किया सेम उसी तरह से है, यानी कि उसका फार्मूला वही है PMT=PV/A। तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस आती हैं ए में और PV में, ये केसेस के हिसाब से है। तो इसमें जो केसेस हैं उनमें ग्रेस पीरियड है, स्टेप अप रेंटल है, स्टेप डाउन रेंटल है, फिर बलूनिंग है और अप फ्रंट बलूनिंग है। तो ये सारे केसेस हैं। सबसे पहले जो केस है वो ग्रेस पीरियड का है। ये क्वेश्चन सर ने क्लास में करवाया था, जो स्लाइड में है उसमें सर ने रेट 16% किया हुआ है, बाकी जो क्लास में सर ने करवाया था उसमें 10% था। तो ये क्लास वाले से मैंने किया था, इसलिए इसमें आर जो है 10% है, जो स्लाइड में है वो 16% है। तो थोड़ी सी अमाउंट में भी फ़र्क आएगा, वो इस 10% की वजह से है। बाकी हमने कॉन्सेप्ट समझ। ग्रेस पीरियड ग्रेस पीरियड उसे कहते हैं वो पीरियड जिसमें कि लेसी सिर्फ मार्कअप पे करता है और प्रिंसिपल रीपे नहीं करता। ये पीरियड 1 क्वार्टर भी हो सकता है, 2 क्वार्टर भी हो सकते हैं, 3 या 4, जितने क्वार्टर लेसी और लेसोर के दरमियान डिसाइड होंगे उतना ग्रेस पीरियड लेसी को मिल जाता है। बेसिकली ये जो ग्रेस पीरियड होता है ये देते इस वजह से हैं कि जब कोई नया बिज़नेस स्टार्ट किया हो किसी ने, तो उसे थोड़ी डेट बर्डन अपना कम करने के लिए वो लेसोर से कहता है कि वो सिर्फ मार्कअप पे करेगा और उसे ग्रेस पीरियड चाहिए, तो फिर उस केस में उसे ग्रेस पीरियड दिया जाता है जिसमें वो सिर्फ मार्कअप पे करता है, प्रिंसिपल रीपे नहीं करता। तो इसमें जो केस था क्लास में सर ने करवाया था उसमें यही था कि एक एसेट है वो 10 लाख का है, 1 मिलियन का, और लीज की मनी जो है वो 10% है। तो 10% ये 10 लाख का लेंगे तो ये 1 लाख आ जाएगा। और उसके बाद आर जो था वो 10% है, आर 10% है, ये पर एनम है। और उसके बाद जो पीरियड है वो 3 ईयर्स है। 3 ईयर्स है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 12 क्वार्टर बन जाएंगे। तो क्वार्टरली लेसी पे करता है, तो हम 12 क्वार्टर्स के लिए इसका अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे और हमारे पास जो नेट फाइनेंस अमाउंट आएगी वो इस 1 मिलियन में से ये एसिड की वैल्यू में से, कॉस्ट ऑफ एसिड में से लीज की मनी को माइनस करेंगे। 10 लाख में से 1 लाख को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 लाख आ जाएगा, जो कि नेट फाइनेंस अमाउंट आ गई है। अब इस केस में ये जो पीवी है ये 9 लाख हो गया प्रेजेंट वैल्यू, पीवी तो हमारे पास 9 लाख आ गया। अब इसके बाद हमने ए निकालना है, तो ए के लिए हम वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें ए पता चल जाएगा। तो ये ग्रेस पीरियड वाला केस है, इसलिए हमारा जो a = 1 - 1 डिवाइड बाई 1 + r की पावर n माइनस, जो ये मैंने g लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। ग्रेस पीरियड था इसलिए मैंने g लिखा है, फॉर्मूले में नहीं था। मतलब हमारा जो ग्रेस पीरियड का जितना भी टेन्योर होगा, जितने भी क्वार्टर हम उसे दे रहे होंगे ग्रेस पीरियड के तौर पर, उसको हमने n में से लेस करवा देना है। इस केस में 2 दे रहे थे तो 12 - 2 इसलिए किया है। और हमारा जो रेट है वो 10% था पर ईयर, तो उसको 4 पे डिवाइड किया है, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और हम क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए 10% को डिवाइड किया है 4 पे, तो 2.5% आ गया। 2.5%, तो ये 1 - 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2.5%, 0.025 आता है 2.5%, इस होल की पावर n माइनस जो ग्रेस पीरियड होगा। तो यही किया 12 - 2, और उसके बाद r है ओवर में 0.025 आ गया। तो ये सोल्व करने के बाद 8.7520 हमारा आंसर आ गया। अब इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, PMT = PV डिवाइड बाई A, 9 लाख डिवाइड बाई ये जो हमने A की वैल्यू निकाली होगी वो उसको पुट किया है, तो 1,02,833 आ रहा है। अब ये हमारा PMT निकल आया, यानी कि रेंटल निकल आया। अब इसकी मदद से हमने अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना है, और इसमें एक चीज़ है कि जो रेंटल इन ग्रेस पीरियड होता है वो हमेशा एरियर्स में होता है, एडवांस में नहीं होता इसमें। और जो हमने पहले रेंटल इन एरियर्स या मिड से पहले वाले में किया था उसमें हम सिंपली ये वाला फार्मूला पुट करते थे और वैल्यूज़ पुट कर देते थे, मतलब यहाँ पे हमने 12 डाल देना था। अब जो ग्रेस पीरियड वाला है उसमें सिंपली सिर्फ ये चेंज आएगा कि जितने पीरियड के लिए आपने ग्रेस पीरियड डिसाइड किया होगा, यानी कि 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, जितने भी क्वार्टर आपने उसे ग्रेस पीरियड दिया होगा उसको आपने सिर्फ n में से लेस करवा देना है और कुछ नहीं करना, सिंपली यही चेंज है। बाकी ये मिड से पहले वाले बिल्कुल उसी की तरह है। अब हमने सिंपली इसका अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना है। बी अमोर्टाइजेशन का फॉर्मेट सेम ही है, नंबर ऑफ पेमेंट्स आएगा सबसे पहले, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, मार्कअप, प्रिंसिपल रीपेमेंट और टोटल रेंटर और फिर क्लोजिंग बैलेंस। तो ये 12 पेमेंट्स है, 1 से शुरू होकर 12 तक ये पेमेंट्स लिख लेंगे। और हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है, नेट फाइनेंस अमाउंट होती है, ये 9 लाख लिख लेंगे।
इस पर जो जितना उसने इंटरेस्ट डिसाइड हुआ होगा, तो 2.5% है पर क्वार्टर हमारे केस में। तो ये 9 लाख को 2.5% से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 22,500 आ गया। उसके बाद जो हमने वो PMT निकाला हुआ है टोटल रेंटल, वो अभी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि उसने पहले उसे 2 माह के लिए ग्रेस पीरियड दिया हुआ है, और 2 माह का वो जो ग्रेस पीरियड है वो हम लेस भी करवा चुके हैं। तो ये जो हमारी पेमेंट आ रही है, रेंटल आ रहा है, ये 10 क्वार्टर के लिए है, यानी कि पहले 2 क्वार्टर छोड़ के अगले 10 क्वार्टर के लिए ये, क्योंकि यहाँ पे 12 - 2 करेंगे तो 10 आएगा। पहले 2 क्वार्टर के लिए उसने प्रिंसिपल रीपे नहीं करना, तो इसलिए पहले 2 क्वार्टर का जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है वो 0 लिख देंगे, और जो ये मार्कअप और ये टोटल रेंटल होता है ये इन दोनों का सम होता है। इसलिए जब हम टोटल रेंटल उसमें कैलकुलेट करते हैं और उसमें से मार्कअप लेस करवाते हैं तो ये निकल आता है, और अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये आता है। तो इन दोनों को ऐड किया, ये 0 है, ये ऐड हुआ, तो ये 22,500 टोटल रेंटल ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये ग्रेस पीरियड है। पहले 2 क्वार्टर, पहले क्वार्टर में भी ऐसे होगा और दूसरा क्वार्टर बिल्कुल सेम होगा। अब जो तीसरा क्वार्टर है, ये पहले 2 क्वार्टर हमारे उसके लिए ग्रेस पीरियड थे, इसलिए उसने प्रिंसिपल रीपे नहीं किया। अब थर्ड क्वार्टर से वो प्रिंसिपल रीपे करेगा, तो इसमें जो टोटल रेंटल की वैल्यू होगी वो वही होगी जो हमने यहाँ पे निकाली होगी पहले वाले अपने PMT का फॉर्मूला लगा के। तो थर्ड क्वार्टर में 9 लाख हमारी ओपनिंग, इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ गया। उसके बाद 2.5% इंटरेस्ट है वो चार्ज किया, और उसके बाद टोटल रेंटल हमने वो फॉर्मूले वाला लिख लिया जो हमने निकाला था 1,02,833। अब इस 1,02,833 में से हमने अपना मार्कअप माइनस करेंगे तो हमारी प्रिंसिपल रीपे निकल आएगा, जो प्रिंसिपल रीपेमेंट किया वो निकल आएगा। और उसके बाद छठे जो क्लोजिंग बैलेंस है उसके लिए हम ये करते हैं कि हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होता है ये वाला कॉलम 2 का 9 लाख में से हमने प्रिंसिपल रीपेमेंट को लेस करेंगे तो हमारी ये अमाउंट निकल आएगी। इधर भी हमने यही किया कि 9 लाख में से प्रिंसिपल रीपेमेंट को माइनस किया तो 9 लाख ही निकल आएगा। और इसी तरह यहाँ करेंगे, 9 लाख में से ये इसको प्रिंसिपल रीपेमेंट को लेस करेंगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा। यही क्लोजिंग बैलेंस अगले साल अगले क्वार्टर का ओपनिंग बैलेंस हो। इसी तरह से हम 11वें क्वार्टर तक करते रहेंगे। 11वें क्वार्टर में हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, इधर का क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ का ओपनिंग बैलेंस, उसमें 2.5% मार्कअप चार्ज किया, और ये हमारे जो PMT से हमने निकाला था वो वाली अमाउंट है। अब टोटल रेंटल में से हमने मार्कअप को लेस किया तो प्रिंसिपल रीपेमेंट निकल आई, और ओपनिंग बैलेंस में से हमने प्रिंसिपल रीपेमेंट को लेस किया तो क्लोजिंग बैलेंस निकल आया। ये यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस है, अगले क्वार्टर का ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो 12वें क्वार्टर का ये ओपनिंग बैलेंस है, इस पर 2.5% इंटरेस्ट चार्ज किया तो 2508 आ गया। अब इसका जो ओपनिंग बैलेंस है उसे ही हमने प्रिंसिपल रीपेमेंट कंसीडर करना है। ये इसमें एक एडजस्टमेंट होगी ताकि हमारे यहाँ पे जो आंसर है वो 0 आ सके। इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वही हमने प्रिंसिपल रीपेमेंट में लिख देना है, और फिर हम प्रिंसिपल रीपेमेंट फॉर्मूले वाला नहीं डालेंगे, हम प्रिंसिपल रीपेमेंट इन दोनों का सम लिखेंगे, मार्कअप का और प्रिंसिपल रीपेमेंट का। इनका सम किया है तो ये 1 रुपये का ही फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है, पर हमें ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि बाकी क्वेश्चन में कम ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे फिर 0 नहीं आएगा अगर ऐसा नहीं करेंगे। तो ये इसका ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे प्रिंसिपल पेमेंट में भी यही आएगा, और मार्कअप और इन दोनों को ऐड करके हम टोटल रेंटल में लिख देंगे, और फिर ये ओपनिंग बैलेंस में से प्रिंसिपल रीपेमेंट को लेस करवाएंगे तो 0 निकल आएगा। उसके बाद हमने इन 3 कॉलम्स का टोटल करना है, मार्कअप का, प्रिंसिपल रीपेमेंट का, टोटल रेंटल का, और इसका जो प्रिंसिपल रीपेमेंट का टोटल है वो हमारे फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आता तो फिर स्केड्यूल दोबारा बनाना पड़ेगा, उसमें कोई गलती की होगी। और इसके बाद इसकी रिकन्सिलिएशन बनानी है। ये रिकन्सिलिएशन में हमने ये करना होता है कि हमारे जो टोटल रेंटल है उसको निकालना होता है। तो पहले जो 2 हमारे रेंटल थे वो 22,500 थे, तो ये 22,500 पहले 2 रेंटल थे, इसलिए 22,500 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 45,000 आ गया। उसके बाद 1,02,833 हमारे अगले 9 रेंटल थे, तो इसलिए 1,02,833 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी 9,25,497 ये अमाउंट आ गया। और उसके बाद हमारा जो लास्ट रेंटल होता है वो एडजस्टेड होता है, इसलिए उसको सेपरेटली लिखा है। तो ये 1,02,832 है, इसको यहाँ पे लिखा है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 10,73,329 बन गया। ये हमारी इस वैल्यू, ये टोटल रेंटल निकल आया, ये दोनों बराबर ही होंगे। उसके बाद हमारे जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है या जो नेट फाइनेंस अमाउंट होगी उसको इसमें से लेस करवा देंगे, तो हमारा प्रिंसिपल रीपेमेंट का जो टोटल आया हुआ है वो 9 लाख ही है, और वह नेट फाइनेंस अमाउंट भी 9 लाख है, ये दोनों सेम ही होती हैं। तो इसको लेस करवाएंगे 9 लाख को, तो इन दोनों को इसमें से इसको लेस करवाने के बाद जो अमाउंट आएगी वो हमारी मार्कअप के इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं आता
तो हमारे स्केड्यूल में या रिकन्सिलिएशन में कोई मिस्टेक होगी। तो ये मार्कअप 1,73,329 है और ये मार्कअप यहाँ पे भी 1,73,329 है। तो ये रिकन्सिलिएशन से भी ठीक है। ग्रेस पीरियड में सिंपली यही था, इसमें बस वो पहले 2 रेंटल की डिफरेंस था और फॉर्मूले में जो एन के साथ हमने ग्रेस पीरियड को लेस करवाना था, बाकी सेम ही था जो मिड से पहले वाला उसी की तरह।